स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स कितना होगा इसको कूलाम्स ने बताया। कूलाम ने ये जो लॉ बनाया था उसका बेस था कि नेचर जो है वो दो ही पार्ट में होता है, या तो मैटर या रेडिएशन यानी एनर्जी। Similarly, force in the matter is created by या created due to two characteristics. First one is mass and the second one is charge. और आपको मालूम है मास के कारण जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली चार्ज के कारण जो फोर्स वर्क करेगा उसे हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। जब मास फोर्स लगाता है तो इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। चूंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? मास। न्यूटन ने जो लॉ बनाया था वो लॉ था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, और इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और फाइनली न्यूटन ने जो फार्मूला दिया वो था F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला न्यूटन ने दिया था। यानी ये एक फोर्स है जो मैटर लगा सकता है अपनी किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण? मास के कारण। मास। इसी चीज को कूलाम्ब ने बेस बनाया और बेस बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच फोर्स निकालने का फार्मूला बनाया। उन्होंने बोला कि जैसे ये F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है उसी तरह से F इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और उन्होंने बोला जिस तरह से ये F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है उसी तरह से फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ये होगा 1 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज प्रोडक्ट रूल एंड दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली किस पर बेस्ड था? किसको कॉपी किया गया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। क्यों? क्योंकि मास एक कैरेक्टरिस्टिक है और चार्ज दूसरी। तो जो रूल मास वाला होगा वही रूल चार्ज वाला भी होगा। लेकिन
एक चीज का डिफरेंस आ रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स में बीच में अगर कोई मीडियम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। मीन्स मीडियम डज नॉट अफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses, but in electrical charge they used to make a lot of difference. So he has created another constant. किसने? कूलाम्स ने। कूलाम्स ने बोला कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे G था, यहाँ पे होगा F E इक्वल्स टू C Q1 Q2 upon R square, where C is called Coulomb constant. But he said the Coulomb constant is unlike the gravitational constant because this is affected by medium, and for different medium this constant is different. Another thing what we will remember is that the fundamental law was made for the charges which were in the shape of a point, because if it is not a point then the direction of force will be scattered. मतलब ये जो लॉ बना था Q1 Q2 का, इसमें ये बोला गया कि जो चार्जेस हैं वो, जैसे ये चार्ज है Q1 Q2 है, बीच का डिस्टेंस है R, तो ये जो दोनों चार्जेस हैं ये होंगे पॉइंट चार्ज। So the fundamental force was made for point charge. So now we are in a position to write it, क्या? Coulomb's law in electrostatic. Coulomb's law in electrostatic. ये देखिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed at a distance r is F equals to C Q1 Q2 upon R square, where C is Coulomb constant, depend on medium. How it depend upon medium? अब बात यही है कि किस तरह से ये डिपेंड करता है मीडियम। तो we made another quantity of the medium which affect Coulomb's law, and that characteristic of the medium is known as permittivity. Permittivity, permit करना। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किस चीज को इफेक्ट करती है? दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को। इसमें एक वर्ड आता है परमिट। तो देखिए
ध्यान दीजिएगा जरा इस एग्जाम्पल्स को जो अब हम देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये दो पार्टिकल हैं, ये दोनों, अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज ही है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स अप्लाई करता है। अब हम लोग इसको इमेजिन करते हैं, ये इस पे फोर्स लगाता है, हम इसे इमेजिन करते हैं। मान लीजिए इसने इसको खींचने के लिए 100 स्ट्रिंग भेजी, और हर एक स्ट्रिंग के पास एक एक ताकत है, एक एक ताकत है। तो ये इसको कितनी ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, यानी 100 ताकत से इसने इसको खींचा। अब हमने इसके बीच में एक कोई मीडियम क्रिएट कर दिया। अब जब ये 100 स्ट्रिंग भेजता है इसको, तो बीच में क्या आ गया, मीडियम। अब यहां पे मान लीजिए सिर्फ 10 स्ट्रिंग पहुंची, कितनी पहुंची, 10, तो 90 कहां गई, 90 इसने एब्जॉर्ब कर ली, और वो 90 जो इसने एब्जॉर्ब कर ली वो दिखाती है कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ, इसने 100 भेजा इसको, इसके पास 10 पहुंचा, 90 मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, 90। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए हमने मीडियम चेंज कर दिया, हमने इसके जगह में ये एक मीडियम रख दिया। अब हमने यहां से 100 स्ट्रिंग भेजी इसको, लेकिन इसके पास सिर्फ 30 पहुंची, यानी इसने कितना एब्जॉर्ब किया, 70। तो यहां ध्यान रखना है, इसकी परमिटिविटी 30 नहीं होगी, कितना इसने एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया, 70। तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, 70। किसकी परमिटिविटी कम है, फर्स्ट कंडीशन की कि सेकेंड कंडीशन की। तो आप देखिए, फर्स्ट टाइम ये दो चार्ज हैं, इसने इसको भेजा 100 स्ट्रिंग, यहां पे हमने एक मीडियम लगा दिया, इसके पास पहुंची 10 स्ट्रिंग, इसने 90 एब्जॉर्ब कर ली। सेकेंड कंडीशन में इसने इसको 100 भेजा, लेकिन जब हमने मीडियम चेंज कर दिया तो इसके पास 30 पहुंची, इसने 70 एब्जॉर्ब कर ली। तो अब आप बताओ किसकी परमिटिविटी कम है, ज़्यादा है। अगर यहां देखिए परमिटिविटी इन दोनों में देखिए, इसकी परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। मतलब हमने एक रूल बना लिया कि अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। So we remember that we have made a rule, if the permittivity is less, the force will be more. Means एक चीज हमें क्लियर हो गई कि फोर्स इज 1/परमिटिविटी। क्लियर। अब हम परमिटिविटी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे।
कि परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम between two charges which affect the force between them। या इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन, बहुत लोग एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन से। और ये किसकी परमिटिविटी है? मीडियम की, इसलिए हम लोग यहां पे लिख देंगे स्मॉल एम, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी? मीडियम की परमिटिविटी। अब अगली चीज समझिए, एक पॉइंट चार्ज हमने रखा, इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट है, यहां से यहां से यहां से यहां से इधर से, जितनी तरफ से ये लाइन निकाल रहा है पकड़ने को, हर एक लाइन जो ये निकालेगा किस में से जाना पड़ेगा? हर लाइन को पकड़ने के लिए, वही 100 स्ट्रिंग वाला एग्जांपल, मीडियम से। तो जैसे ये सॉलिड है, तो अब आप सोचिए पॉइंट चार्ज, इधर से भी लाइन निकाला, इधर से भी निकाला, इधर से निकाला, इधर से निकाला, चारों तरफ से निकाला, तो मीडियम इसके कितने एंगल पर है? वो मीडियम जो है चारों तरफ, उसके कितने एंगल पे? तो हम लोग 11th में एक चीज पढ़े हैं, सॉलिड एंगल। और किसी भी स्फीयर जैसे सॉलिड है तो उसका जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है? 4 पाई, आपको याद होगा। तो वो मीडियम इसके कितने एंगल पर है? विथ हाउ मच एंगल इट इज अफेक्टिंग? तो आंसर इज टोटल एंगल इज 4 पाई। अब सीधा सा एक चीज तो क्लियर हो गया कि कितने एंगल पर इसको इफेक्ट करता है? 4 पाई एंगल में। अब देखिए ये चार्ज है, इसने मीडियम को 4 पाई एंगल में इफेक्ट किया। अब मैंने इसके सामने एक ये दूसरा चार्ज रख दिया, तो बताइए ये इसको कितने एंगल से इफेक्ट करेगा? यानी 4 पाई लाइन ये निकाल रहा था, अब ये एक पॉइंट चार्ज है, तो ये कितने लाइन से ये इसको इफेक्ट करेगा? फिर से समझिए इसको। इस पॉइंट चार्ज का पूरा एक फोर्स था, उस फोर्स में से कितनी लाइनें निकलती हैं? 4 पाई, क्योंकि 4 पाई एंगल होता है। उसमें से दूसरा वाला चार्ज इसके एक लाइन पे है, तो इस टोटल फोर्स का क्या पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर आएगा या सिर्फ एक लाइन वाला इफेक्ट आएगा? तो आंसर है एक लाइन वाला इफेक्ट आएगा। तो वो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना? तो हमने कहा टोटल एंगल कितना होता है? 4 पाई। तो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना होगा? 1/4 पाई। इसलिए इस इक्वेशन में क्या आ गया? 1/4 पाई। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई फोर्स उतने टाइमलेस हो गया। यानी अब देखिए दोनों को अब हमें कंबाइन करना है। पहला C की वैल्यू हमने क्या बनाया था? 1/ε प्रोपोर्शनल। दूसरा हमने क्या बनाया? 1/4 पाई।
अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया। अब हमने देखा, क्या देखा कि C इक्वल्स टू 1/4πε m। ध्यान रखना है यहां एप्सिलॉन m है, दिस इज मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब ये किसकी जगह पे आ गया? C की जगह में आ गया कि नहीं? अब हमने फोर्स को मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लिंक कर दिया। हमने कूलॉम्स लॉ क्या पढ़ा था? F इक्वल्स टू CQ1 Q2/r²। अब यहां C के जगह में क्या आ गया? 4πε_m। F इक्वल्स टू 1/4πε_m Q1 Q2/r²। ध्यान रखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पे तो मीडियम की परमिटिविटी है ये। अब एक चीज का ध्यान रखना है, मीडियम में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। जैसे मीडियम की डेंसिटी होती है, ये दो चार्ज हैं, हमने यहाँ पे एक मटेरियल रखा जिसकी डेंसिटी है 20, इसको हटा के हमने दूसरा रख दिया, इसकी डेंसिटी है 60। मीडियम की डेंसिटी चेंज हो गई, फोर्स में कोई फर्क हुआ? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? What is that characteristic of a medium which will have effect on the force? तो आंसर इज there is one characteristic of the medium which will make the change, and we have given it a name, and that name is permittivity। क्योंकि मीडियम में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में कलर, डेंसिटी, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का भी डिफरेंस आएगा उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है परमिटिविटी। नाउ अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियम वी यूज्ड इज एयर इन आवर लैब। हम लोग ज़्यादातर जो मीडियम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? एयर। और देयर इज ए एयर बिटवीन द टू चार्जेस, एंड इफ वी गो आउट ऑफ द अर्थ देन इवन एयर इज नॉट देयर, द डेंसिटी ऑफ एयर is going on decreasing, and finally we find there is no air. That place what we call? We call it vacuum। क्या हम लोग उसको नाम देते हैं जहां पे एयर नहीं है? उसे नाम देते